हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने इस चैप्टर में अभी तक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद मैंने आपको एटॉमिक मास के बारे में बताया था। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु भार। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मॉलिक्यूलर मास, जिसे हिंदी में बोला जाता है अणु भार। अणु भार और मोलर भार भी बोला जाता है, इन दो में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। अणु भार अक्सर यूज किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर मास, जैसा कि नाम से ही हमें दिख रहा है, हिंदी में भी अगर हम देखते हैं अणु भार, तो हमें नाम से ही दिख रहा है कि अणु का भार ही क्या होता है, अणु भार होता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं H2O, ठीक है, H2O एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन के कितने अणु दिख रहे हैं यहाँ पर? तो मैं बोलूंगा कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? तो ऑक्सीजन का 1 अणु है यहाँ पर। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूँ, इसके पूरे मॉलिक्यूल्स का मास निकालना चाहूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाएगा, उसकी पूरी उसके लिए क्या क्या जरूरी है, अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखो, कभी भी क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड बनाया जाता है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट रेशियो होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, अगर कोई यौगिक हम बना रहे हैं तो अब यौगिक जब हम बना रहे हैं तो उसमें ये तो मान लिया हमने कि निश्चित अनुपात होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? जैसे कि कुछ कंपाउंड पहले से तय है, H2O की अगर हम बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर मैं H2O का पूरा मास निकालना चाहूँ, मतलब पानी एक यौगिक है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी का मैं मास कैलकुलेट करना चाहूँ, तो वो मैं किससे करूँगा? मॉलिक्यूलर मास। उसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। हमें पता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, कार्बन 1 है। ठीक है, जब मैं इनको एक साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका भार निकालना चाहूँ, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आने वाले 2 टॉपिक्स हैं, मॉलिक्यूलर मास में आज बताऊंगा, उसके बाद कल में बताऊंगा कि कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, वैलेंसी क्या होती है। तो ये दोनों टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो मिस मत करना। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं। सबसे पहले अब आपको लगेगा कि मैं एटॉमिक मास क्यों लिख रहा हूँ, परमाणु द्रव्यमान क्यों लिख रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, सिंपली एटॉमिक मास क्या होता है? तो सबसे छोटा एलिमेंट अगर मैं देखूं, छोटा एलिमेंट सबसे क्या है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे छोटे एलिमेंट की, तो वो क्या है? परमाणु है, एटम। ठीक है, अब मान लो कि CO2 या फिर H2O सबसे सिंपल है, तो H2O की अगर हम बात करते हैं तो H2O में प्रेजेंट सारे मॉलिक्यूल्स का मैं मास निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ अणु यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमें गिनती भी नहीं कर सकता कि कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये मॉलिक्यूल्स बने किससे हैं? एटम से बने। ठीक है, एटम्स के ग्रुप ने ही मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। तो अगर मुझे किसी एलिमेंट का, जैसे कि हाइड्रोजन का मुझे एटॉमिक मास पता हो जाए, ऑक्सीजन का मुझे एटॉमिक मास पता हो जाए, तो अगर इनके एटॉमिक मास पता चल गए तो मैं मॉलिक्यूल्स का आसानी से पता लगा सकता हूँ। देखो, ये सिंपल सा वैसा है कि अगर मुझे 5 पेंसिल का ग्रुप है, ठीक है, पूरे 5 पेंसिल का ग्रुप है, लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक पेंसिल का वेट कितना है, तो मैं पांचों का वेट आसानी से बता सकता हूँ, मल्टीप्लाई और प्लस करके। ये सिंपल सी मेथड होती है मैथ्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास अगर हमें निकालना है तो हमें एटम का या फिर सॉरी एलिमेंट का, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कुछ एक एटॉमिक मास जो कि अभी आपको पता होना चाहिए, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 8 to the 16 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना? 12। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनके एटॉमिक मास होते हैं। अभी इनसे ही हम बनाते हैं कुछ कंपाउंड।
क्या क्या बनाया जा सकता है, तो H और O, इससे मैं बना सकता हूँ H2O बना सकता हूँ। H2O का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान होता है 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो इसी को कैलकुलेट करते हैं कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो इसलिए 1 × 2। यहां पर हाइड्रोजन का काम खत्म हुआ, इसलिए इसको लगा दो हम प्लस। आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 16, यहां पे लिखा मैंने 16। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो मैं देख रहा हूं कि एक ही अणु है, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई 1। आपको मल्टीप्लाई 1 करना है तो करो, नहीं तो सिर्फ 16 लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि 16 × 1 भी क्या होगा 16 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 16 × 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 × 2 कितना होगा 2, प्लस 16 × 1 क्या होगा 16, 16 + 2 हो गया 18। और हमेशा याद रखना है 18 किसका मॉलिक्यूलर मास होता है, H2O का, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि H2O का अणुभार कितना होता है 18 होता है। आया समझ में, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है, सिंपल। अगर आपको एटॉमिक मास पता होगे तो आप आसानी से किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब हम सेकंड कंपाउंड क्या देख लेते हैं, CO2। CO2 की अगर मैं बात करता हूं, मैं ऐसे टेबल फॉर्मेट में जरूर लिख रहा हूं, आप लोग अलग से क्वेश्चन बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। CO2 की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 12, मैंने यहां पे लिखा 12, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा 12। एक बार मैं टेबल फॉर्मेट ये हटा देता हूं, ये तो सब जैसा का ऐसे कॉपी कर लो। एटॉमिक मास में यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 और लास्ट इसका बताया था ऑक्सीजन का होता है 16। मैं इसका बनाने जा रहा हूं, CO2 का निकालने जा रहा हूं। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का निकालूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 12, मैंने यहां पे लिखा 12 मल्टीप्लाई कार्बन के कितने मॉलिक्यूल से, एक ही मॉलिक्यूल है, तो मैं लिखता हूं यहां पर 1। कार्बन का काम यहां पर हुआ खत्म, तो लगाया मैंने प्लस। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 16, यहां पे मैंने लिखा 16 मल्टीप्लाई कितने मॉलिक्यूल से, कितने अणु हैं, इसके 2 अणु हैं, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई कर दो 12 × 1 12 प्लस 16 × 2 62 = 32, 2 2 4 और 10 44। 44 किसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास हो गया। आया समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 44, ठीक है। इसी टाइप से कई सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एक कंपाउंड का मैं और बता देता हूं, ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, कितने मॉलिक्यूल से 6, तो 12 × 6, कार्बन का काम खत्म, लगाया बीच में प्लस। हाइड्रोजन का होता है 1, कितने मॉलिक्यूल से 12 है, तो 1 × 12, हाइड्रोजन का काम खत्म, तो लगाया प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 हो गया, कितने मॉलिक्यूल से 6, यहां पर लिख दिया मैंने 6। 12 × 6, तो यहां पर आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करने पे कुछ 180 आएगा इसका आंसर, ठीक है। मुझे पहले से याद है ग्लूकोज का कितना आता है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेना। और इसके आगे मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे देता हूं। तो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं, ये एक बार लिख लेना, रफ कर रहा हूं। स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास मैं आज आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, कुछ एटॉमिक मास एलिमेंट्स के। तो आपको जहां तक एलिमेंट्स लगते हैं वहां तक आप एटॉमिक मास उनका निकाल सकते हो। जैसे कि कुछ के मैं यहीं पे लिख देता हूं, आपको जो कल के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास वो है पहला NaCl, सेकंड जो है Na2CO3, थर्ड है HCl, फोर्थ है HCl के बाद H2SO4 और फिफ्थ है HNO3, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स है, 5 कंपाउंड्स है, सॉरी 5 कंपाउंड्स है, 5 यौगिक हैं, इनके आपको अणुभार निकालने हैं, ठीक है। किसका क्या एटॉमिक मास होता है, इसके लिए मैं आपको एक टेबल सेंड कर दूंगा आज ग्रुप पर, अभी सेंड कर दूंगा जाकर, ठीक है। तो आप उसमें देख लेना कि एटॉमिक मास किसका कितना दिया हुआ है और उस हिसाब से इनकी कैलकुलेट करना। अगर कोई डाउट आता है तो आप
आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम देखेंगे कि वैलेंसी किस टाइप से निकाली जाती है और वैलेंसी निकालने के बाद उसको किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन में यौगिक को बनाने में यूज किया जाता है।